हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते ही हैं कि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन हमें जो वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, हमें जो अपना अधिकार प्राप्त हुआ था, इस देश के नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि इस दिन लागू हुआ था हमारे देश का संविधान, और इस संविधान को बनाया किसने था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उस समय तत्कालीन समाज में हमारे देश में अनुसूचित जातियों की स्थिति नहीं थी कि बाबा साहब वहां तक पहुंच सकते, वो संविधान सभा का अध्यक्ष बन सकते। लेकिन उनके पास एक विशेष चीज थी जो शायद उस समय किसी के पास नहीं थी, और वो थी शिक्षा। शायद इसीलिए वो शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने शिक्षा को हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया। आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उन्होंने दिया कि आप किसी भी जाति से, किसी भी समाज से, आर्थिक रूप से कैसे भी हो, आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपकी अभी स्थिति क्या है इस पर डिपेंड नहीं करती है। भविष्य आपका जो होगा वो आप खुद निर्माण कर सकते हो, और उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है शिक्षा। ठीक है। लेकिन इस शिक्षा को देने वाला जो आधारभूत स्तंभ है इस देश का, वो है प्राइवेट शिक्षक। कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इस देश में, या कितने ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं? शायद इस देश का 1% भी नहीं होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स जिनकी फीस यहाँ होती है और उनका शिक्षा का स्तर यहाँ होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो वो अपने यहाँ टीचरों को इतना पेमेंट ही नहीं करते हैं वो लोग कि टीचर्स अपने आप को, उनके अंदर वो प्रोत्साहन आए, उनके अंदर वो मोटिवेशन आए कि वो मन लगा करके उस काम को करें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई आदमी अकेले नहीं होता, उसके पीछे उसका परिवार भी होता है। उसकी भी टेंशन उसको होती है कि इनको भी मुझे खिलाना पिलाना बड़ा करना है, इनको भी पढ़ाना लिखाना है। कितनी कितनी बड़ी विडंबना है कि एक टीचर जो एक ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है जहाँ की फीस महंगी होती है, जहाँ वो बहुत अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे रहा होता है, वही स्कूल उस टीचर के बच्चों को फ्री में तक नहीं पढ़ा सकता है। और वो अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने में मजबूर होता है जहां पर उसके बच्चे को सेकेंडरी क्लास एजुकेशन मिलती है, क्योंकि वो उस स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। और स्कूल वाले तो अपने टीचर्स तक की फीस नहीं छोड़ते हैं। ये तो स्थिति है प्राइवेट स्कूल्स की। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल नजर नहीं आते हैं। जहां पर प्राइवेट स्कूल वाले इतनी मोटी मोटी फीस वसूलते हैं, और मजबूरी है, गार्जियन को देना मजबूरी है, वो देते हैं, लेकिन साल भर पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं मिलता। वहां पे प्रैक्टिकल फीस जरूर जमा होती है, स्पोर्ट्स फीस जरूर जमा होती है, आपकी लाइब्रेरी फीस जरूर जमा होती है, लेकिन अपने बच्चे से पूछ लीजिएगा कि शायद साल में एक बार भी वो कभी लैब का मुंह नहीं देखा होगा, कभी स्पोर्ट्स के ग्राउंड का मुंह नहीं देखा होगा, वो कभी लाइब्रेरी में जाकर के बैठा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो फीस इस चीज की जरूर लेते हैं, और गार्जियन की मजबूरी होती है उनको पढ़ाना है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो स्कूल से मिलेगा ना, कोचिंग से सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो मजबूरी है, स्कूल तो उनको भेजना ही पड़ेगा। उस स्कूल में वो फीस जमा करते हैं, और सरकार को वो चीज नजर भी नहीं आती है। फीस खूब वसूलते हैं, लेकिन टीचर्स की स्थिति क्या होती है? कोविड लगा था ना, प्राइवेट इस देश में सबसे बुरा हाल अगर किसी का था तो वो प्राइवेट टीचर्स का था। उनको स्कूल वाले 1 रुपए पेमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन कोरोना के टाइम में भी बच्चों से फीस वसूली गई है। भले कहीं आधी वसूली गई हो, लेकिन फीस वसूली गई है, लेकिन टीचर्स को पेमेंट आधी भी नहीं दी गई है। ठीक है, ये स्थिति है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की। और इस पर जब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, तो वो क्या करते हैं? वो पढ़ाते हैं स्कूल के बाद एक्स्ट्रा, अपनी खुद की मेहनत करते हैं, अपना खुद का समय देते हैं, और जा करके ट्यूशंस पढ़ाते हैं, जा करके कोचिंग में पढ़ाते हैं, ताकि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग उनकी हो सके। लेकिन अभी अभी एक नया नियम आ गया, वो चार दीवारी में बैठ करके लोग, जिनको ये पता ही नहीं है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था चल कैसे रही है, जिस दिन ये प्राइवेट टीचर्स काम कर रहे हैं, जिस दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट कह दे कि हम पढ़ाना बंद कर देंगे ना, शिक्षा व्यवस्था धरातल पे नहीं आएगी, खोद कर जमीन पाताल लोक में चली जाएगी। ये स्थिति यहाँ पर स्कूलों की। लेकिन स्कूलों को आप सुधारिए, आप स्कूलों को इस लेवल का बना दीजिए कि बच्चा खुद कहे कि मुझे तो स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा, मुझे पढ़ना ही नहीं कोचिंग वालों से। ठीक है, आप विकल्प को खत्म कर दीजिए। विकल्प रह ही नहीं जाएगा तो कहां से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ने जाएगा? लेकिन आप उस विकल्प को खत्म नहीं कर रहे हो। आप उस शिक्षा, मैं कह रहा हूं कोचिंग स्कूल को इतना अच्छा बना दो कि बच्चा मुझसे पढ़ने ही ना आए। उसको जरूरत क्या पड़ रही है? वो फिजिकल टीचर से अपने स्कूल में ना पढ़ करके वो आंख में मोबाइल में आंख गड़ा करके वो 1 घंटा यहाँ पढ़ता है।
क्यों करता है? वो डेटा बर्बाद करता है, महीने भर का समय स्कूल में जो बर्बाद करता है उसके अलावा यहाँ समय देता है, स्कूल में जाकर उसका वो 5-6 घंटे बर्बाद ही तो हो रहा है। आप कह दो स्कूल में पूरे करिकुलम का विकास जरूरी है, लेकिन कोई करिकुलम ना वहाँ खेल कूद कराया जाता, ना कोई एक्टिविटी कराई जाती है, और ना ही ढंग की क्लासेस चलाई जाती हैं। स्कूल में कुछ तो नहीं कराया जाता है, लेकिन स्कूल के खिलाफ कभी कोई नियम कानून क्यों नहीं पारित होता है, कभी कोई कानून क्यों नहीं आता है? इस देश के जो शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक है ना, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मैं 2-3 दिन से ही देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं लगा है। क्यों? मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन कोचिंगें बंद होगी अगर, तो बच्चा ऑनलाइन तो पढ़ने आएगा, मेरा तो फायदा है, ठीक है। लेकिन ये फायदा मैं क्या करूंगा? यहाँ लाखों लोगों का जो रोजगार है वो छीना जा रहा है, ठीक, जो इसी पर आश्रित है। आपको लगता है नहीं बड़ी कोचिंगें, अरे बड़ी कोचिंगें अकेले नहीं होती ना भाई मेरे, ठीक है। बड़ी कोचिंगें अगर एक आदमी चला रहा होता है तो उसके अंडर में कम से कम 20-25 लोग रोजगार कर रहे होते हैं, 20-25 लोग। आप उन सबको छीन रहे हो, ठीक। आप कह रहे हो कि नहीं कोचिंग ट्यूशन ब्लॉक नहीं पढ़ा सकते हैं, 1-to-1 घर जाकर पढ़ाओ। 1-to-1 घर जाकर आप फीस अफोर्ड कर पाएगा? एक एक इंसान जो 12-15 हजार रुपए कमा रहा है, मैक्सिमम यही तो आजकल आम आदमी यही कमा रहा है, ठीक है, वो 1000 रुपए महीना अपने बच्चे की फीस देकर उसको पढ़वा लेगा। लेकिन एक ट्यूटर जब उसके घर पढ़ाने आएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने आएगा और सबको 2-2 हजार रुपए देगा, वो कहां से अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? इस शिक्षा का अधिकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो छीना ही जा रहा है ना उन लोगों से जो वाकई इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑनलाइन शिक्षा एक विकल्प है, लेकिन ये ऑफलाइन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। ऑनलाइन हमसे कौन पढ़ने आ रहा है? वही पढ़ने आ रहा है जहां पर आसपास कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम लोगों ने देखा, ये तो है कि ऑनलाइन ने बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आई है। ये कोविड ने जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना सिखा दिया, इसमें इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। पहले बड़े बड़े शहरों से ही टॉपर्स निकलते थे, पहले सीबीएसई वालों की सुनाई देते थे 90+ आम बात है। लेकिन जब से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए हैं, ऐसी जगह पे हम लोग एक बच्चे से मिलने गए थे, सिद्धार्थ नगर, मतलब उस एरिया में एक छोटा सा गांव, उसमें 8-10 परिवार थे, आसपास कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं। वहां से बच्चे ने टॉप किया यूपी में, टॉप 10 में। हम लोगों को आश्चर्य हुआ उसकी डेडिकेशन देख करके। 12-15 किलोमीटर दूर वो जाता था स्कूल अपने पढ़ने के लिए, और पढ़ाई कहाँ से करता था? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ने ये किया, लेकिन ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन का विकल्प नहीं बन सकती है, क्योंकि सामने टीचर से पढ़ना वो अलग चीज होती है। हम लोग उनको पढ़ाते हैं जिनके पास वो सामने पढ़ने वाले टीचर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर सामने एक अच्छा कंटेंट देने वाला टीचर है, तो बच्चा क्यों ऑनलाइन मोबाइल में अपना सर खपाएगा अकेले बैठ करके? है ना, सामाजिकता भी तो थोड़ी जरूरी होती है। लेकिन उन टीचर्स के बारे में बिल्कुल 1 मिनट भी सोचे हुए, जो टीचर बेचारे हर जगह से सताए हुए हैं, इसमें से 99% वो टीचर हैं जो बाई चॉइस नहीं बने हैं, बाई चांस बन गए हैं। वो शायद किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, शायद आईएएस पीसीएस बनने का सपना था, शायद कुछ और करना चाह रहे थे, लेकिन जब थक हार गए उधर, तो उन्होंने कहा इतनी नॉलेज का क्या करें, चलो टीचर बन जाते हैं, कम से कम आजीविका तो चलेगी। चल रही आजीविका उन लोगों की, लेकिन वो आजीविका का स्तर बड़ा गंदा है, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और आपके नियम कानून जो वो एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, उसको भी आप बंद करना चाहते हो, ठीक है। इस देश में एक बड़ा 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 गंदा, मेरे को स्लैंग मैं अक्सर सुनता हूँ, शिक्षा का व्यापार बना लिया है ना। यार दारू का व्यापार बनता है जिससे परिवार उड़ जाते हैं, दुनिया बर्बाद हो रही है। लेकिन अगर एक टीचर पढ़ा करके जो उसका भविष्य निर्माण कर रहा है, अगर वो 1000 रुपए ले लेता है, तो वहां आपको व्यापार नजर आता है। और ये इतनी गंदी सोच उन्हीं घटिया लोगों की है जिनका मानसिक स्तर ही वो नहीं है कि वो शिक्षा की वैल्यू को समझ सके। ये समस्या है इस देश में। शिक्षा का स्तर इसलिए नहीं सुधर रहा है क्योंकि हम ये चीज को भी समझ नहीं पाते हैं कि शिक्षा मतलब हमें वो चीज मिल रही है जिससे हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है, और इसमें स्मॉल अमाउंट अगर खर्च हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने ऐसी बहुत सी चीजों पे पैसे खर्च कर देते हैं डेली लाइफ में जो हमारे जीवन को सिर्फ बर्बाद ही कर रही है, ठीक है। मोबाइल इतना बड़ा सा घर में हर शख्स के पास एक होता है, ठीक, और 90% मोबाइल में ऊट पटांग चीजें ही की जाती हैं। पढ़ाई का काम शायद 10% भी, मैं ज्यादा बोल दिया हूं, नहीं होता है ना, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बट शिक्षा पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं। लेकिन जब इस तरह से पूरी तरह से जब ये कह दिया जाएगा ग्रुप्स में बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, आपको तो ऐसे बैठा के पढ़ा ही नहीं सकते आप, और घर बुला करके ट्यूटर पढ़वा लो, तो शायद शिक्षा को अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। प्राइवेट टीचर्स जो आज पढ़ा रहे हैं, जो कुछ अपनी अर्निंग्स थोड़ा बहुत इंप्रूव कर ले रहे हैं, शायद उनके ऊपर ये सबसे बड़ा वार होगा
वो लोग जो नियम बनाते हैं उस चार दीवारी में बैठ करके, वो थोड़ा सा बाहर निकल करके देखते क्यों नहीं है समाज को। उनके लड़के तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं जानता हूँ नहीं समझ में आता होगा, लेकिन उनको जाकर एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए, बात करना चाहिए कि आखिर समस्या है कहाँ पे। अगर रास्ते में गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या रास्ते पे गाड़ी चलाना बंद करवा दोगे? ठीक है, नहीं ना, आप ये समझोगे कि ये हुआ क्यों है, बच्चे को रोड रूल्स क्यों नहीं पढ़ाए गए, माँ बाप ने उनको क्यों नहीं समझाया कि रोड कैसे क्रॉस की जाती है। प्रॉब्लम वहां पे है ना, प्रॉब्लम गाड़ी चलने में नहीं है। ठीक है, बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोचिंग वालों की वजह से कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उनके माँ बाप को शर्मा जी का लड़का दिखाई देता है कि अगर वो आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरा बच्चा भी करेगा। जड़ उनके माँ बाप हैं, जड़ समाज की सोच है कि केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना ही इस देश में, आईएएस बनना ही इस देश में एक प्रोफेशन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप अपने बच्चे को समझते ही नहीं हो, आप जानना ही नहीं चाहते हो कि उसका बौद्धिक स्तर क्या है, आप जानना ही नहीं चाहते उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कुछ नहीं जानना चाहते। आप बस ये जानना चाहते हो कि अगर मामा का लड़का तुम्हारा आईएएस बना है तो तुमको तो पीसीएस से कम तो बनना ही नहीं है। अगर पड़ोसी का लड़का 90 लाया है तो तुम तो 80 ला ही नहीं सकते हो। क्यों भाई, दुनिया में हर व्यक्ति अलग है ना। किसी ने, आपका बच्चा आपसे पूछ लिया कि आपकी उम्र में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो आप क्यों नहीं बने हो, क्या मुंह दिखाओगे अपने बच्चे को? आप तो हर किसी के बराबर नहीं हो, तो वो कैसे हो जाएगा? आप अपने बच्चे को समझिए, थोड़ा उससे बात करिए, उसको जानिए। बस पहुंचोगे आप टीचर के पास, ना पढ़े इसको मारिए 2 घंटा। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी छूट है, गिरा मारे, गिरा के मारने से पढ़ेगा वो? उसका इंटरेस्ट नहीं तो कैसे पढ़ लेगा वो? ठीक है, आप उससे बात करिए, उसको समझाइए कि वो कैसे पढ़ेगा, क्या समस्या है उसको पढ़ना। उसका मन लग भी रहा है नहीं मैथ्स पढ़ने में, हो सकता है कुछ और पढ़ने में मन लग रहा हो उसका, लेकिन आपको तो उसको मैथ्स पढ़ाना है, आपको उसको इंजीनियर, आपको उसको आईआईटी में ही भेजना है। आपकी सोच सही है कि मेरे बच्चे का भविष्य सुधरेगा, लेकिन आप भविष्य सुधारने के चक्कर में आप अपने बच्चे का वर्तमान खराब कर रहे हो, और जब वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य कभी नहीं सुधर सकता है। आपकी सोच सही है बट सही डायरेक्शन में नहीं है। हर माँ बाप यही चाहते हैं मेरा बच्चा जीवन में अच्छा करे, है ना, लेकिन आपको सही दिशा भी पता होनी चाहिए कि आपका बच्चा किस दिशा में जाकर के सही करेगा। ये बहुत डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो पढ़ाते ही हैं, केवल फोर्स में डायरेक्शन होती है। ठीक है, आप केवल फोर्स लगाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डायरेक्शन का पता नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाता है। जो सुसाइड्स हो रहे हैं बच्चों के, बहुत दुखद है। कुछ कोचिंग्स हैं जो अनएथिकल वे अपनाती हैं, लेकिन आप उनका औचक निरीक्षण करो ना। अचानक से आप कोचिंग में टीम बनाओ, अचानक किसी कोचिंग में चली जाए, किसी हॉस्टल में चली जाए, वो देखिए वहां का माहौल क्या है, क्या चल रहा है वहां पे। ठीक है, आप अपना काम कम करना चाह रहे नियम बना करके। आप एक स्पेशल एजुकेशन इतनी बड़ी चीज है, ठीक है, उसके लिए आप एक टास्क फोर्स नहीं बना पा रहे, आप एक डिपार्टमेंट अलग से नहीं बना पा रहे हो कि जो पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को मॉनिटर करेगी, वो जाकर स्कूलों में देखेगी कि स्कूल में क्या चल रहा है, कोचिंग में देखेगी कोचिंग में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि उंगली में चोट लगी है तो उंगली काट दो, ठीक है, चोट गायब हो जाएगी। ऐसे नहीं किया जाता है, चोट का इलाज किया जाता है, उंगली नहीं काटी जाती। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मेरे मन में था, कई दिनों से चल रहा था कि ये जो चीजें चल रही हैं, इस तरह से जो नियम कानून अचानक से बना करके बस थोप दिया जाता है कि जाओ आज से ऐसे ऐसे होना है, थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए। ठीक है, जो लोग नियम बना रहे हैं थोड़ा उनको सोचना चाहिए, थोड़ा बात करनी चाहिए, सर्वे करना चाहिए, क्या चल रहा है, कैसे चीजें सुधरेंगी, सुधार की ओर कार्य करना चाहिए। अपना दामन छुड़ाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कभी भी जिस तरह से स्कूलों की व्यवस्था है, कभी भी कोचिंग जो सब्स्टिट्यूट है वो खत्म हो पाएगा। जब तक स्कूल नहीं सुधरेंगे, जब तक स्कूल में करिकुलम डेवलप नहीं किया जाएगा ठीक तरह से, तब तक कोचिंग एज अ विकल्प चलती ही रहेगी। आप नहीं नियम बनाओगे, लोग इलीगल तरीके से चलाते रहेंगे, वो चलना तय है। आप ढंग से नियम बनाइए और आप एक बार विचार करिए, समस्याओं पे विचार करिए। और जो प्राइवेट टीचर्स हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग भी बोलिए, अपनी आवाज उठाइए जहां पर भी आप कर सकते हैं। जो नहीं बोलता है वो रह जाता है। कभी कभी होता है कि
हमें कुछ ऐसा बहुत हमारे लिए इतनी आसान कुछ चीजें हमको दी जाती हैं कि हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ करने की जरूरत क्या है, मिल तो रहा है ना। एक बहुत फेमस स्टोरी है, एक चूहे को एक जार में, बड़ा सा ऊंचा काफी जार था, उसमें पूरा उसके मनपसंद का सामान खाने का रख करके उसके ऊपर उसको छोड़ दिया गया। अब वो आराम से वहीं पर खाता, उसी पर रहता, उसको कुछ करना ही नहीं था, उसको जीवन में कुछ सीखना ही नहीं था, कहीं जाना ही नहीं था, वो खाता वहीं पर रहता। धीरे 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 वो खाता गया, उसको वो राशन खत्म होता गया, खत्म होते होते एक दिन अंतिम दिन का जब खाना बचा और उसने इसको खाया, और जब उसको दोबारा भूख लगी तो उसने देखा कि इतना ऊंचा जार है और आसपास कुछ भी नहीं है, अब वो कहीं नहीं जा सकता है। तो चीजें जब ज्यादा आसान हो जाती है हमारे लिए, तो समझ जाइए कि भविष्य आपका खतरे में है। अगर आपको राशन मिल रहा है और बदले में आपको और कुछ नहीं मिल रहा है करने के लिए, आपसे कहा जा रहा है खाने को तो मिल रहा है ना, क्यों परेशान हो, तो समझ जाओ कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उस जार के अंदर नीचे कैद हो जाओगे, और फिर तुम्हें जो दिया जाएगा तुम्हारी मजबूरी होगी कि तुम वही खाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा होगा। ठीक है, तो इन बातों पे थोड़ा सा गौर करिएगा। और बस इतनी बात थी, थोड़ी सी मेरे मन में भड़ास थी इस नए नियम को लेकर के, तो आज निकल गई क्योंकि दिन ऐसा था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे हमारे ऐप से पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा प्राइसेस कम करके रखा है अपने कोर्सेज का। ऑल्दो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका कूपन कोड है रिपब्लिक डे 50, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए, है ना। 50% का बहुत ह्यूज डिस्काउंट आज हमारे ऐप पर चल रहा है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये जो शिक्षा की क्रांति है थोड़ा और आगे बढ़े और बच्चे पढ़ सके, हम चाहते हैं। ठीक, तो चलिए फिर सभी को बाय बाय।